जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर.के. सर। स्वागत कर रहा हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप में जीएस पे। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले एग्जाम के लिए आप सारे एग्जाम निकालेंगे जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में मूल अधिकार। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार होते हैं, कितने थे, कितने हैं। ठीक है, तो भारतीय मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। हमने बताया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार बचे हैं। कितने बचे हैं? 6। तो आज हम पहला मूल अधिकार पढ़ेंगे। आपको पता है भारतीय संविधान भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपसे एक प्रश्न और परीक्षा में बनता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि उसमें भारतीय संविधान के क्या निहित हैं? मूल अधिकार निहित हैं। भारत के नागरिकों के क्या निहित हैं? मूल अधिकार निहित हैं। इसीलिए भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है। लेकिन जब आप अभी पढ़ेंगे, पहला जो मूल अधिकार आपका है विधि के समझ, समता या समानता, अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन किया गया है। तो आप समझ लीजिए 12 और 13 अनुच्छेद कहाँ गए? तो अनुच्छेद 12 और 13 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, सरकारी सेवाओं का वर्णन किया गया है। तो भारत में जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उनका सबका वर्णन 12 और 13 अनुच्छेद में है। और भारत की राज्य सरकारें, भारत सरकार, इनका सबका वर्णन अनुच्छेद 12 और 13 में है। और मूल अधिकारों की परिभाषा का भी वर्णन किसमें है? 12 और 13 में, जो कि आपके एग्जाम के लिए नहीं पूछा जाता है। आपको पूछा जाएगा पहला मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? विधि के समझ, समता या समानता। तो अब आप अनुच्छेद बताएंगे 14 से 18। ठीक है, तो देखिए पहला मूल अधिकार हम लोग पढ़ते हैं। आज का पहला हम लोग मूल अधिकार पढ़ने वाले हैं। पहला मूल अधिकार है आपका नंबर 1 पे, विधि के समक्ष समता या समानता। विधि के समक्ष समता या समानता। यह आपका पहला मूल अधिकार है। क्लियर? कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। ओके, देखिए विधि के समझ, समता या समानता। अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद कहां से कहां तक वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद है 12 से 35 तक। कहां तक वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है, फंडामेंटल राइट का वर्णन है। लेकिन अनुच्छेद 12 और 13 में अभी हमने बताया कि ये निष्क्रिय हैं। 12 और 13 में केवल राज्य की परिभाषा है। ठीक है, अब आगे देखिए, तो टोटल ये मूल अधिकार हैं समता या समानता का अधिकार। इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए केवल विधि के समझ, समता या समानता का वर्णन कहां तक है, तो आप करेंगे 14 से 18 तक। कहां तक है? 14 से 18 तक है। तो पहला मूल अधिकार या पहला फंडामेंटल राइट अगर पूछ लें आपसे कहां तक है, तो 14 से 18 तक इनका वर्णन किया गया है। तो ध्यान दीजिए, हम एक एक अनुच्छेद 14 से 18 तक पढ़ेंगे, किसमें किस चीज का वर्णन किया गया है। तो देखिए पहला अनुच्छेद, पहला आर्टिकल, पहला जो आर्टिकल है वो है हमारा 14। दूसरे नंबर पे आता है 15, फिर आएगा 16, फिर 17, फिर 18। देखिए एक एक पार्टिकुलर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक एक पार्टिकुलर अनुच्छेद हमको पढ़ना है। इससे संबंधित, अनुच्छेद से संबंधित भी प्रश्न आप में आते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत में रहने वाले व्यक्ति विधि के समक्ष समान संरक्षण मिलेगा। विधि के समक्ष समान संरक्षण। तो समझ लीजिए इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा विधि माने होता है कानून। हमारे देश में जो भी नागरिक हैं उनको एक समान जो है, एक समान विधि सहायता मिलेगी, कानूनी सहायता मिलेगी। अगर हमारे देश में कोई एक चपरासी है या देश का प्रधानमंत्री है, ठीक है, या कोई भी मंत्री है, अगर देश में कानून का उल्लंघन करता है तो उसको उतना ही दंडित किया जाएगा जितना कि एक चपरासी को दंडित किया जाता है। तो कानून व्यवस्था जो भी होगी वो एक समान होगी, ये आपसे बताया गया है अनुच्छेद 14 में। तो विधि के समझ समान संरक्षण, सभी को एक समान मिलेगा। क्लियर? अब आगे देखिए अनुच्छेद 15।
अनुच्छेद 15 में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, जन्म स्थान पहला, धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप समझिए जरा, इसको ठीक से समझ लीजिए। इसमें कहा गया है कि अगर आप भारत के निवासी हैं, भारत में निवास कर रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो आप देखिए जन्म स्थान, आपका जन्म चाहे जहां भारत में हुआ हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, आपका धर्म चाहे जो भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका धर्म हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मूल वंश, ठीक है, मूल वंश, आप किसी भी वंश के हो, आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग, आप चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, आप चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये 15 में बताया गया। हमारे देश में जो भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर हुआ? तो अनुच्छेद 15 में बताया गया है जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में बताया गया है। तो आपसे परीक्षा में पूछ लेता है अनुच्छेद 15 में कितने प्रकार की व्यक्ति को स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो देखिए, जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति के आधार पर। ठीक है, 5 प्रकार की। अब आगे देखिए 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, लोक नियोजन में अवसर की समता। अब ये क्या है समझ लीजिए। तो जो हमारे देश में सरकारी सेवाएं हैं, जैसे आप नौकरी जॉब के लिए जाते हैं, तो सरकार किसी भी व्यक्ति के लिए पार्टिकुलर, देखिए इनमें से किसी के लिए सरकार सिफारिश नहीं करेगी। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो लोक नियोजन में अवसर की क्षमता या फिर सरकारी नौकरी पाने का अधिकार जो आपका है वो अनुच्छेद 16 के तहत आपका फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। क्लियर हुआ? आगे देखिए 17 में कहा गया है छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अभी इसको समझते हैं हम लोग। या फिर अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं इसमें समझ लीजिए इसको। छुआछूत क्या है? पहले जब होता था तो हमारे यहाँ निचला और ऊंचा जो पद होता था, ठीक है, तो जो राजा लोग होते थे छुआछूत, जैसे एसटी लोग हैं या निचली जात के लोग हैं, उनसे बहुत भेदभाव करते थे कि ये नीचा है ये ऊंचा है, छुआछूत बैर रखते थे। ठीक है, तो इस छुआछूत का अंत कर दिया गया। जैसे संविधान बना तो संविधान को लिखा था भीमराव अम्बेडकर नीचे। भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के जनक पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, और वो एक दलित समाज से थे। तो उन्होंने अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत कर दिया और अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में बना दिया गया था कि अगर अब कोई भेदभाव या छुआछूत का कारण करता है तो उसको संविधान के द्वारा दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये किसमें कहा गया है? 17 में। तो आपसे पूछा जाएगा छुआछूत का अंत किसमें किया गया है? ठीक है, तो 17 में। अगला देखिए 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत कर दिया गया है 18 में। देखिए अंग्रेज जब थे तो बहुत ज़्यादा समाज में बैर रखते थे। जो उनके साथ रहता था, ठीक है, जो उनके साथ रहता था उसको कोई ना कोई उपाधि, सर की उपाधि, कैसरे हिंद की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि देकर अपने साथ मिला लेते थे। बाकी समाज में, ध्यान रखिएगा, भेदभाव फैल जाता था। इसलिए जब भारत का संविधान बना तो यहाँ पे जो है उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो कोई भी उपाधि नहीं लेगा, केवल हमारे यहाँ अगर सम्मान मिलता है तो पुरस्कार दे दिए जाते हैं। जैसे भारत रत्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है, पद्म श्री है, ये क्या होते हैं? पुरस्कार मिल जाते हैं जो व्यक्ति अपने नाम के साथ यूज नहीं करता है, सम्मान केवल मिल जाता है। तो उपाधियों का अंत किस में कर दिया गया है? 18 में। परीक्षा में प्रश्न कैसे बनेगा? विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार पहला मूल अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 में है। ठीक है, तो पूछा जाएगा 14 से 18 में किस चीज का वर्णन किया गया, किस मूल अधिकार का? तो पहला विधि के समक्ष समता या समानता। ठीक है,
विधि के समझ समान संरक्षण किसमें कहा गया है? 14 में। जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति के आधार पर कोई भारत में भेदभाव नहीं होगा, 15 में। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार आपका 16 में है। छुआछूत का अंत या स्पर्शता का अंत किसमें कर दिया गया? 17 में। उपाधियों का अंत किसमें है? ठीक है, 18 में। क्लियर हुआ? शिक्षा और सेना को छोड़कर बाकी जितनी उपाधियां हैं उनका सबका अंत कर दिया गया है। अगर कोई भी उपाधि लेनी है तो भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। क्लियर? तो ये था हमारा आज का पहला मूल अधिकार। अब दूसरा मूल अधिकार देखते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए। दूसरा मूल अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तो देख लीजिए जरा, हमारे भारत में रहने वाले नागरिक हैं तो कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको मिली हैं। दूसरा जो मूल अधिकार है उसमें कहा गया है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा जो मूल अधिकार है उसमें कहा गया है स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आपसे कहें अनुच्छेद कहां से कहां तक वर्णन किया गया है तो अनुच्छेद है 19 से 22 तक। 19 से 22 तक। क्लियर? अनुच्छेद 19 से 22 तक ये हमारा दूसरा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इसमें कहा गया है, देखिए इधर, स्वतंत्रता का अधिकार, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं होंगी। तो क्लियर करिए। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 को पहले देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। कितनी? 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं। क्या है सारी समझ लीजिए, बोल पे ध्यान दीजिए। ठीक है, पहली है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति क्या होता है कि हम किसी भी समय बोल सकते हैं। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता हमको 19 में दी गई है। ठीक है, और 19 में दिया गया 7 प्रकार की। दूसरी स्वतंत्रता है हम पूरे देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, टहल सकते हैं। तीसरी स्वतंत्रता है इसमें कि हम पूरे देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं। चौथी है रोजगार पा सकते हैं, बिना हथियारों के कोई सभा कर सकते हैं। सोचने समझने की पूरी स्वतंत्रता दी हुई है। किसमें? ठीक है, इसमें दी गई है 19 में। लेकिन मुख्य मुख्य चीजें जो हैं वो आपको लिखनी है। पहला देखिए 19A। 19A में 3 प्रकार की आप लोग स्वतंत्रता देखेंगे। पहली है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता पहली है, बोलने की स्वतंत्रता। 19A में 19 काम ही की बात कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर 19A में ही है मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता। अगर आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है तो 19 में है। ठीक है, हमारे देश का चौथा पाया जो बोला जाता है वो मीडिया है, उसको स्वतंत्रता जो मिली है वो 19A में है। तो बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। अगला 19A में ही देखिए सूचना का अधिकार भी आता है। सूचना का अधिकार, अगर आपसे पूछ लें सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में है तो 19A में है। सूचना का अधिकार 2005 में हमारे देश में लागू हुआ था और इसे 19A में रखा गया है। ठीक है, तो देखिए 19A में 3 प्रकार की जो आपको याद करनी है, तो 7 प्रकार की 3 आपको 19A की याद करनी है। बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार अगर आपसे पूछ लें किस अनुच्छेद में है तो 19A में। और देखिए 19 से 22 तक है, तो फिर देखिए 20, अनुच्छेद 20 देख लीजिए। 20 के बाद 21 और 21 के बाद 21 का, फिर हम लोग आएंगे 22 पे। ठीक है, तो 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, प्रत्येक नागरिक को, भारतीय नागरिकों को मिला है। क्लियर? देखिए जरा 20 में बताया गया है गिरफ्तारी सिद्ध मामले। गिरफ्तारी सिद्ध मामले। देखिए अनुच्छेद 20 में बताया गया है गिरफ्तारी सिद्ध मामले। गिरफ्तारी सिद्ध मामले क्या है? ठीक है, जैसे आप भारत में रह रहे हैं और आपने किसी कानून का उल्लंघन कर दिया है तो गिरफ्तारी सिद्ध होगी, तभी आपकी तो गिरफ्तारी होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए गिरफ्तारी सिद्ध मामले आपके 20 में है। 20 में बताया गया है कि जैसे आपने किसी कानून का उल्लंघन कर दिया आज की डेट में, तो आज की डेट में उसमें जो है, ठीक है, 3 साल की सजा होती है। किसी कानून का आपने उल्लंघन किया, ठीक है, किसी का पैर तोड़ा तो उसमें 3 साल की सजा होती है। लेकिन वो कोर्ट केस में पहुंच गया, ठीक है,
कोर्ट केस हो गया तो आपका केस चल रहा है कोर्ट में, लेकिन उसका निर्णय हुआ 20 साल बाद, तब उसकी सज़ा हो रही है 10 साल। तो ध्यान रखिएगा, जिस समय आपने अपराध किया, अगर 3 साल वाली सज़ा का उल्लंघन किया है तो 3 साल के लिए सज़ा होगी, ये बताया गया है 20 में। ठीक है, और बताया गया है इसमें कि आप स्वयं न्यायालय में गवाही नहीं दे सकते हैं, स्वयं न्यायालय में गवाही नहीं दे सकते हैं। और बताया गया है कि एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सज़ा मिलेगी। जैसे आपने किसी को गोली मार दी और वो नहीं मरा, विदेश चला गया, फिर आया, आपको मिल गया, तो आप भी उसके जुर्म में 20 साल सज़ा काट के आए, फिर उसको देख लें, अगर दोबारा मार सकते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया है कि एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सज़ा मिलेगी, ये बताया गया है। ठीक है, 20 में। 21 में बताया गया है, देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या होती है, इसको देख लीजिए। हमारे देश में अगर कोई संकट आ जाए, आपातकाल लग जाए, तो हमारे देश में मूल अधिकारों का हनन राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, ये प्रावधान हमने जर्मनी से लिया है। तो मूल अधिकारों को अगर कोई छीन सकता है, उनका हनन कर सकता है, तो वो राष्ट्रपति, और मूल अधिकारों की कोई रक्षा करता है वो है न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जैसे हमारे देश में आपातकाल लगा हो, तो हमारे देश में देखिए 20 और 21 अनुच्छेदों का हनन नहीं होता है, हनन नहीं होता है। इन्हें 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मान्य किया गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या होता है कि व्यक्ति के जीने का अधिकार, व्यक्ति भरपूर नींद ले सकता है, भरपूर सो सकता है, विवाह कर सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, विदेश जा सकता है, पुलिस प्रोटेक्शन ले सकता है, निजता का अधिकार, ये सब किस में दिया गया है? 21 में। तो 21 में बताया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, आप एक शब्द में याद रखिएगा। ठीक है, अगला है 21 का। 21 का ये मूल संविधान में नहीं था, इसमें जो है एक संशोधन किया गया 86वां 2002 में। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, और इसमें 21 में 21 का जोड़ा गया। इसमें बताया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष तक का किस मूल अधिकार में किया गया है? किस काम में, कब जोड़ा गया? 2002 में। किस संशोधन द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी सिद्ध मामले देखिए 20 में है। अगर आप पे गिरफ्तारी सिद्ध हो जाती है, आप मुलजिम हो जाते हैं, तो आपकी गिरफ्तारी होगी। 22 में कहा गया है गिरफ्तारी, तो गिरफ्तारी निवारण इसमें कहा गया है, गिरफ्तारी निवारण। अब ध्यान दीजिए, गिरफ्तारी निवारण क्या है? अगर आप पे मामले सिद्ध हो जाते हैं और आप गिरफ्तार होते हैं, तो आपके क्या अधिकार होंगे भारतीय संविधान के तहत? तो ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है, तो आप उससे अपना कारण पूछिए, आप क्यों गिरफ्तार करने आए हैं। ठीक है, पहला रीजन ये है कि अगर आप अपना फंडामेंटल राइट समझ रहे हैं तो समझिए पहले, अगर गिरफ्तारी सिद्ध हो रही है तो 22 में आपकी गिरफ्तारी होगी। अब गिरफ्तारी जब होगी तो आपके क्या निवारण होंगे? ठीक है, तो समझ लीजिए 22 में कहा गया है जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए तो उससे पहले कारण पूछो, गिरफ्तारी का कारण क्या है। अगर संतोषजनक आपको गिरफ्तारी का कारण बता देती है तो आप जा सकते हो, क्योंकि हमारे देश में बिना वारंट पुलिस को किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर गिरफ्तारी सिद्ध हो गई, गिरफ्तार करने आते कारण बताते हैं, तो आप जा सकते हो। अगर आप जा सकते हो तो उसमें 2 सुविधाएं आपकी और होंगी। पहली सुविधा कि आप डॉक्टर बुला सकते हैं और एक वकील बुला सकते हैं। वकील आपकी लिखा पढ़ी करेगा, डॉक्टर ठीक है चेकअप करेगा कि बॉडी जैसी जा रही है वैसी ना आएगी, या मार पीट दिया है पुलिस वालों ने। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 22 में। और जब आपको थाने या जो भी पुलिस चौकी जहाँ भी ले जाएगी, तो आने जाने का जो भी समय होगा उसको छोड़ के 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय पहुँचाना अनिवार्य है। ये 22 में कहा गया है 24 घंटे के अंदर। तो आप समझ लीजिए 24 घंटे के अंदर आपका चालान होना अनिवार्य है, वो भी न्यायालय में, वरना थाने में ही पिटाई होती है, न्यायालय में नहीं होती है। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय पहुँचाया जाएगा। आने जाने का समय उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, आने जाने का जो समय है वो नहीं जोड़ा जाएगा, और 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय पहुंचाना पुलिस को होगा। ठीक है, ये 22 में बताया गया है। तो ध्यान दीजिए, स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 में है। 19A में बताया गया है बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार। ये तीनों अगर परीक्षा में आ जाए किस अनुच्छेद में है, तो 19A में ही है।
गिरफ्तारी सिद्ध मामले 20 में है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 21 में है, 66वां देखिए 21 का में क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये प्रावधान कब किया गया 2002 में, किस संशोधन द्वारा, 86वां। ये सब परीक्षा में आता है, बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें हैं, ठीक है। और 22 में है गिरफ्तारी निवारण, तो निवारण में हमने बता दिया कि आप गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, वकील डॉक्टर आप कर सकते हैं, ठीक है। और आने जाने का समय छोड़ के 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय पहुंचाना पुलिस का अनिवार्य होगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ, ये फंडामेंटल राइट थे। अगली क्लास में बाकी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, गुड डे।